हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। ये एक ऐसी पुस्तक है जो किसी भी परीक्षा की, आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे आपका एलटी हो या एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी परीक्षा हो, छोटी से लेके बड़ी परीक्षा तक, तो इसमें क्वेश्चन बनते ही हैं, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक से इसके महत्वपूर्ण कथनों को लिया है। जो हमने उन्हीं महत्वपूर्ण कथनों को लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ऐसे कोई भी कथन आप इसमें नहीं पाएंगे जिसमें जो किसी परीक्षा में आया ना हो। इसीलिए ये सारे भी कथन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम देरी न करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के काल विभाजन से शुरू करते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने किन परिस्थितियों को देख करके जो साहित्य है उसका काल विभाजन किया, क्या कारण थे वे उनके काल विभाजन करने का, कि कौन सा आधार लिया है काल विभाजन करने का। अब काल विभाजन के जो है उसके महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। यह जो है कथन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों की परीक्षा में आए थे, नेट की परीक्षा में। हमने 2012 से लेकर के 23-24 तक कई सारी ऐसी परीक्षाएं दी हैं जिसमें इनकी शुक्ल जी की किताब से कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और ये जो कथन हैं इन्हीं कथनों में से क्वेश्चन भी बनते हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण कथन। शुक्ल जी कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता। आदि से लेकर अंत तक हिंदी चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका समान जैसा दिखाना है साहित्य इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी के कहने का मतलब है कि जो भी कोई भी साहित्य हो, उस समय की जो जनता की सोच है, चित्त माने मन, उस समय की जनता की जो सोच है उसके अनुसार होता है। और लेखक अपने आसपास की चीज़ों को ही देख करके अपने लेखक हो या कवि हो अपने साहित्य में लिखता है। तो जैसा उस समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश होगा उसका असर जो होता है साहित्य पर पड़ता है। कहा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं जो साहित्य होता है जनता की चित्तवृत्तियों का, शुक्ल जी ने भी कहा कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। और रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है कि जो हमारा साहित्य होता है वह क्या, हमारे हृदय का दर्पण होता है। जो उस समय का समाज होता है उसका समाज का दर्पण होता है। आगे है जनता की चित्तवृत्ति, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोगों के 2024 के जो नेट JRF का पेपर हुआ था उसमें आया था। आगे है आगे का जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें अगर जो इसके क्वेश्चन बनेंगे तो यही दे देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य में जनता की किन चित्तवृत्तियों का वर्णन किया है, या ये प्रश्न दे देगा, या ये प्रश्न देगा कि जनता की किन चित्तवृत्तियों का वर्णन नहीं किया है। तो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक में से कोई 3 दे देगा, एक नहीं देगा, उसमें से आपको बताना पड़ेगी। इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। यह पेपर में आता है, कथन भी आ जाता है। यह कथन पूछ लेगा कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक,
सांप्रदायिक तथा धार्मिक स्थिति के अनुसार होती है। शुक्ल जी कहते हैं, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक स्थिति के अनुसार होती है। माने जनता की जो सोच है वह इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर जनता की सोच निर्भर करती है कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं। अब आगे जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसके बारे में कि किस आधार पर कब कब शुक्ल जी ने क्या नाम दिए हैं, कालों के या कितने कालों में बांटा है, यह देखते हैं। आगे है आदिकाल। आचार्य शुक्ल जी ने जो पहला काल है उसे आदिकाल भी कहा है और वीर गाथा काल भी कहा है। आदिकाल का समय, और सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है वह संवत में किया है, ईस्वी में नहीं किया। यह प्रश्न भी पूछता है कि शुक्ल जी ने जो अपने साहित्य का काल विभाजन किया है वह किस में किया है, संवत में या ईस्वी में, तो ईस्वी में। और इन्होंने प्रकरण नाम दिए हैं, जो इनके खंड हैं, जैसे आदिकाल हेडिंग डाल दिए, फिर उसमें सामान्य परिचय में प्रकरण 1। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि अपभ्रंश काव्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के किस प्रकरण में है। तो जो ये शुक्ल जी की किताब है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए और इसके जो इम्पोर्टेंट कथन है वो याद करने चाहिए और प्रकरण भी याद करना चाहिए कि किस काल के किस खंड को क्या प्रकरण दिया है शुक्ल जी ने। तो देखते हैं आदिकाल, शुक्ल जी से वीरगाथा काल भी कहते हैं, जो संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जो भक्ति काल है। भक्ति काल के 2 नाम दिए हैं, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जो संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक है। और आगे का है रीतिकाल मध्यकाल, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक है। फिर चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल, संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा है, एक गद्य काल, एक पद्य काल। आगे देखते हैं सामान्य प्रकरण। आदिकाल का जो प्रकरण 1 है वह सामान्य प्रकरण है, जिसमें सामान्य परिचय जो प्रकरण 1 है आदिकाल का वह सामान्य परिचय के अंतर्गत आया है। अब शुक्ल जी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट कथन है, मैं बार बार यही आपको याद दिलाना चाहती हूँ, इसमें जितने भी कथन हमने लिए हैं वह किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो संभावना है कि आगे वाली परीक्षा में ये कथन आएंगे। शुक्ल जी कहते हैं, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अब आगे का कथन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 विक्रमी तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, अब इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय। अपभ्रंश के 2 नाम बताते हैं, एक अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, उस समय के कवियों की भाषा है।
शुक्ल जी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राकृताभास है, हिंदी है या अपभ्रंश है, यह उस समय के जो जनता है, जनता की भाषा नहीं है कि जो जनता आपस में बातचीत करती थी, यह उस समय की कवियों की भाषा है। ऐसा माना जाता है कि जो जनता की भाषा होती है वह अलग होती थी उस समय आदिकाल में, और जो कवियों की भाषा होती थी वो शुद्ध होती थी। जनता आपस में बोलचाल की भाषा जो आपस में जो बोलती थी वह देश भाषा के नाम से इन्होंने कहा है। फिर जो कहते हैं कि जो जनता की भाषा रहती है, जब वह कवियों की भाषा बन जाती है तो वह देश भाषा नहीं रह के साहित्य की भाषा बन जाती है। आगे विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अब विद्यापति कहते हैं कि जो अपभ्रंश से भिन्न माने अलग जो बोलचाल की भाषा है, माने जो जनता बोलती है उस भाषा को देसी भाषा कहा है। अब सामान्य परिचय के बाद आता है प्रकरण 2। प्रकरण 2 को जो प्रकरण 2 है उसमें अपभ्रंश काव्य के बारे में शुक्ल जी बताते हैं। इसीलिए ये सारी याद करना पड़ेगा कि प्रकरण 2 में किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रकरण 4 में किसके बारे में। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है कि प्रकरण 4 में किसका वर्णन किए हैं, या जैसे पूछ लेगा अपभ्रंश काव्य का शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकरण के अंदर वर्णन किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए, क्योंकि वो शुरू में ही बता दिए हैं कि जो बोलचाल की भाषा रहती है वह अलग रहती है। कह रहे हैं कि जब जब जनता बोलती थी वह भाषा अलग थी। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। प्राकृत जब वहाँ के कवियों लोग प्रयोग करने लगे, कवि लोग, तभी से अपभ्रंश का आविर्भाव माने शुरुआत समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं शुक्ल जी के अनुसार जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। मैंने शुरू में ही बता दिया कि जब जनता जो भाषा बोलती है उसे देश भाषा कहते हैं, लेकिन जब वही भाषा, जिस भाषा को जनता बोल रही है, जब वही भाषा वहाँ उस समय के कवि प्रयोग करने लगते तो वह साहित्य की भाषा बन जाती है। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, इसके पहले नहीं होता था। जो अपभ्रंश है जब बोलचाल की भाषा थी तब तो वह देश भाषा कहलाती थी, लेकिन जब वही अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग होने लगी तब उसे अपभ्रंश नाम दिया जाने लगा। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भरत मुनि विक्रमी तीसरी सती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है, पर बरूची के प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। इसमें भरत मुनि ने जो अपभ्रंश भाषा है उसको देश भाषा कहा है, लोक भाषा कहा है, अपभ्रंश नाम नहीं दिया है। लेकिन बरूची की जो रचना है प्राकृत प्रकाश, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है, तो बरूची की है। उन्होंने अपभ्रंश का कोई उल्लेख नहीं किया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें वह अपने पिता गुह सेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्रकृति और अभ्यास नहीं अपभ्रंश रहेगा। तीनों का कवि कहा है। भाव में विक्रमी 7वीं सदी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए।
उन्होंने भी श्लोकाचार नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए। अब इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यह पूछ लेगा कि जो श्लोकाचार के कौन रचनाकार हैं, तो देवसेन, या देवसेन की रचना कौन है, श्लोकाचार। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो श्लोकाचार की पुस्तक है, श्लोकाचार है रचना, यह किस में लिखी गई है, किस छंद में लिखी गई, तो यह दोहा छंद में बनाई गई है। आगे का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है आचार्य शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी कहते हैं वज्रयान शाखा। अब वज्रयान, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वज्रयान जो है क्या बौद्ध धर्म से निकला हुआ है। वज्रयान के जो योगी हैं वो सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन बन जाएगा जो सिद्ध लोग हैं वह बौद्ध धर्म या किस धर्म के हैं, या जो सिद्ध हैं वह बौद्ध धर्म के किस शाखा से हैं। तो जो वज्रयान शाखा के योगी हैं वह सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। जो सिद्ध लोग हैं वह बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से निकले हुए हैं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वह 2 संप्रदायों में बट गया। गौतम बुद्ध के जब उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, तब जो बौद्ध धर्म है यह 2 भागों में बट गया, सहजयान और वज्रयान। आगे कहते हैं बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ ही इनके अड्डे रहे, और बख्तियार खिलजी ने इन दोनों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विद्यालय हैं यह किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो बख्तियार खिलजी है उसने किस विद्यापीठ को उजाड़ा था, या नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय या विद्यापीठ है उसका किसने सर्वनाश किया, या किसने उसको उजाड़ा था, या किसने उसको खराब किया था। यह क्वेश्चन बन जाएगा। गिराया था, इसने उसे गिरा दिया था। आगे राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार सिद्धों में सबसे पुराने सरह या सरोज ब्रज है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम की संवत 690 निश्चित किया है। अब यहाँ नीचे सरहप्पा की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं कि जो पेपर में आ जाती हैं, यह पेपर में आई हुई हैं। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तहि बट चित्त विषाम करु सरेहे कहिए उवेश। यह इनकी पंक्तियाँ हैं सरहप्पा की। और जो राहुल संस्कृत्यायन है और सरहप्पा जो सरह हैं या सरोज ब्रज हैं, इनको हम क्या सिद्धों में सबसे जो महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने दोहा कोश की रचना की वह सरहप्पा हैं। आगे सरहप्पा के कथन है नाद न बिंदु न शशि रवि मंडल, चियरा सहावे मुकर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला है कारा का तरुअर पंचविड़ा चंचल ची पैठो, ये वाला ये इम्पोर्टेंट है। अब कह रहे हैं कि निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं। सिद्धों में जो सिद्ध संप्रदाय के कवि हैं या उन लोगों ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 अवयव ठहराए हैं। एक तो शून्य, दूसरा विज्ञान और तीसरा महासुख। ये इनके निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 चीज़ें हैं। इन तीनों से गुजर के ही जो साधक है उसे निर्वाण प्राप्त होता है। अब आगे है शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो बौद्ध शास्त्र हैं उसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं, जो 5 प्रतिबंध हैं जिन्हें शुक्ल जी ने पंचविड़ाल कहा है। प्रश्न आया था नेट की परीक्षा 2024 में कि शुक्ल जी ने पंचविड़ाल किसे किसे कहा है, या वो कौन शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन से पंचविड़ाल, कितने पंचविड़ाल बताए, वो कौन कौन से हैं। तो ये प्रश्न बना था। तो शुक्ल जी ने जो पंचविड़ाल कहा है वह है आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ये क्या है,
ये जो है बौद्ध धर्म के 5 प्रतिबंध हैं। माने बौद्ध धर्म के जो उनके मठ के न्यायाधीश होते हैं, जो बौद्ध धर्म अपनाते बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन लोगों के लिए ये 5 प्रतिबंध है। ये इन लोगों को यह 5 काम नहीं करने रहते। अब आगे कह रहे हैं, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरछपा भी गिन लिए गए हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो गोरखनाथ हैं वह बौद्धों की किस शाखा से संबंधित हैं। और प्रश्न ये भी पूछ लेगा कि जो सिद्ध हैं उनकी संख्या कितनी है। तो 84 ऐसे प्रश्न बनते हैं पेपर में। पेपर जो आता है वह 3 कैटेगरी में बटा रहता है। एक तो हार्ड रहता है, और फिर मध्यम रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा आसान रहता है। 3 तरह की रहती है। तो हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आसान क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जो सिद्ध हैं उनकी संख्या कितनी है, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। आगे है, कह रहे हैं पतंजलि ने गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योगी का प्रवर्तन किया। इसमें हठ योग की साधना को महत्व दिया। अब आगे प्रश्न है, वज्रयान सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने प्रचार ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया। क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि जो वज्रयान सिद्ध थे वह अपने धर्म का अपने उपदेश किस तरफ देते थे, किस भाग में, तो पूर्वी भाग। और गोरखनाथ ने जो अपने ग्रंथ का प्रचार बनाया वह देश के पश्चिमी भाग में बनाया, जो क्या राजपुताने और पंजाब में किया। आगे है, पद्मावत में बालानाथ टीला आया है। जो पद्मावत जायसी जी की रचना है उसमें जो बालानाथ टीला है इसका जिक्र जायसी ने किया है। अब आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। वेद शास्त्र अध्ययन व्यर्थ ठहराए गए। विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। शुक्ल जी कहें जो नाथ संप्रदाय है, जैसे गोरखनाथ है, तो नाथ संप्रदायों में जो ग्रंथ है उन्होंने ईश्वर की उपासना है, जो मूर्ति पूजा है, उन सब के जो बाहरी विधान है, मूर्ति पूजा, तिलक लगाना, ये सब क्या, इन सब के प्रति वो लोग उपेक्षा प्रकट किए और ईश्वर को अपने अंदर ही प्राप्त करने पर जोर दिए गए। जो वेद शास्त्र पुराण हैं उनकी इन लोगों ने निंदा की है। आगे है, नाथ पंथ के योगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक की भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे वे कनफटे कहलाते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि कनफटे किन योगियों को कहते हैं, सिद्धों को कहते हैं कि नाथों को कहते हैं कि किसको कहते हैं। तो जो नाथ हैं उनको कनफटे कहते हैं। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस पर विवाद होता है। क्योंकि कुछ विद्वान जो सिद्धों हैं, सिद्ध योगी और जैन हैं, इन सब की रचनाओं को आदिकाल में महत्व दिए हैं और उन्हें मानते हैं। लेकिन तो जो शुक्ल जी हैं वह सिद्धों और योगियों को उनकी साहित्य में स्थान नहीं देते। वह कहते हैं कि ये लोग खाली अपने धर्म का और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो लिखे हैं ये सब इस कारण लिखे हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि जो सिद्ध और योगी हैं उनकी जो रचनाएं हैं वह केवल अपने धर्म की शिक्षा मात्र हैं, अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने खाली शिक्षा दी, वो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इनको सिद्धों और योगियों की रचनाओं को हिंदी साहित्य में महत्व दिया है। आगे है, शुक्ल जी कहते हैं कि जो कड़हप्पा की रचनाएं हैं वह क्या, टकसाली हिंदी। कड़हप्पा की रचनाओं को शुक्ल जी ने टकसाली हिंदी कहा है। इसके बाद जो अपभ्रंश काव्य है, अपभ्रंश काव्य के मेन आचार्य थे हेमचंद्र, जिन्होंने क्या
ये जैन आचार्य थे, प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ लिखा है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, और ये उन्होंने सिद्धराज के समय में बनाया। ये संस्कृत का अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। इसे अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अब आगे है कि अपभ्रंश के कवि कौन कौन से वे कवि हैं जो आदिकाल के अंतर्गत जो अपभ्रंश काव्य है उसके कवि हैं। आगे हम देखते हैं अपभ्रंश काव्य के कवि हेमचंद, सोमप्रभु, सूर्य, विद्याधर, जैन, आचार्य, मेरुतुंग, शार्दूल, ये सब अपभ्रंश काव्य के कवि हैं। कह रहे हैं कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे काव्य भाषा देश भाषा की ओर उसका ध्यान गया, वैसे वैसे लोग अपनी रचनाओं में संस्कृत के शब्द नहीं रखते थे। दोस्तों, अब हम यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं। आगे हम जो वीरगाथा आदिकाल है उसके आगे के भाग को देखेंगे। अगर जो आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर जो मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो वह आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर जो आपको कोई समस्या हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हमने कुछ गलती की है या किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।